नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए नेट का जो क्वेश्चन आपका चल रहा है, ये आपका आज सीरीज 2021-22 में ये सीरीज 2 है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको देखने में आपको लगेंगे बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज आपके लिए केवल 2 ही क्वेश्चन लिया है, एक फूड न्यूट्रिशन का है और एक आपका रिसर्च का है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कम से कम 20 क्वेश्चंस के बराबर हैं, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए, नेट में, टीजीटी में, पीजीटी में, ये आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। बस आपको क्या है, इन क्वेश्चंस को डीप में पढ़ना है। जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डीप में आपको बताया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ों को डीप में बताऊंगी। क्वेश्चंस में जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनको मैं डिटेल करूंगी, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और ये ऐसे ही तैयारी आप अपनी भी कर सकते हैं। घर पे आप क्वेश्चन लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फंडा है। इससे क्या होता है कि आप एक क्वेश्चंस को हल करने के साथ साथ इसमें जितने ऑप्शन हैं, यदि आप इसको भी हल करते हैं तो ये आपके आगे के लिए तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चूज द सिम्टम्स ऑफ थायमिन डिफिशियंसी, यानी जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है बी और सी, यानी जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। एक क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और एक विटामिन सी होता है। विटामिन बी होता है, ये कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, ये आपके टोटल है B12, ये कई प्रकार के होते हैं जिसको आपको पढ़ना है इनके बारे में। इसके साथ साथ इनकी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको पढ़ना है। कौन कौन से सोर्स के साधन है ये आपको पढ़ना। देखिए दिया गया है केवल थायमिन, लेकिन ऐसा नहीं केवल थायमिन के ही बारे में आए, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो थायमिन क्या है, ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है, जिसको B1 कहते हैं थायमिन को। ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। B1 यानी थायमिन होता है। और थायमिन की कमी से कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें देखिए, पहला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा है फोटोफोबिया। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, इसमें से कौन कौन से हैं जो विटामिन B1 की कमी से होते हैं, लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें फोटोफोबिया, कार्डियोमेगैली, काइलोनाइचिया और टेचिकार्डिया। तो देखिए, विटामिन B1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इनको हम पूरी मात्रा में नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर कमियां आती जाएंगी। सर दर्द, इसके साथ साथ हमारे पैरों में जलन, पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द और त्वचा संबंधी रोग यानी अन्य रोग होते जाएंगे। ठीक है, तो ये विटामिन B1 में हम इसको देखते हैं कि मैंने सामान्य लक्षण लिख दिया है। B1 की कमी से थकान लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हमारे मानसिक पर इसका प्रभाव पड़ता है। पुअर मेमोरी, यानी सोचने की जो मेमोरी होती है, भूलने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। कोई चीज़ आप रख दिए, याद नहीं रहता है, कोई चीज़ याद करते करते आप भूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पुअर मेमोरी हो जाता है। भूख में कमी आने लगती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी सोने में आप अनिद्रा महसूस करते हैं, नींद नहीं आती है, नींद टूट जाती है, पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। और भार में कमी आने लगती है, क्या होती है, यानी वजन में कमी आने लगती है B1 की कमी से, यानी थायमिन की कमी से। कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारे हार्ट को प्रभावित करता है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे मस्तिष्क पर, शरीर पर और नर्व मतलब हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है विटामिन B1 का। ठीक है, तो अगर ये आ जाए आपका हार्ट, ब्रेन, नर्व, ये आपके क्या है, इनको ज़्यादा ये प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित यहाँ पे टॉपिक आपको क्या मिलेगा। अगर आपको समझ में इतनी बातें आ जाएंगी तो आप आसानी से चूज कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब देखो न्यूरो शब्द आ गया, तो न्यूरो मतलब नर्व, यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित करने वाला काम करता है। यदि विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो हमारे मस्तिष्क
केस से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाना, बात बात में क्रोध आ जाना, कोई ढूंढने की बीमारी हो जाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं आने लगती हैं। यानी ये हमारा इससे संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे कार्डियोमेगाली, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे हार्ट को प्रभावित करता है, यानी हार्ट बीट बढ़ने लगता है, अनियमित हो जाता है और हृदय का आकार बढ़ जाता है। ये कई इसके कारण है, यानी कार्डियो संबंधित है, यानी ये कार्डियो यानी हमारी ये हार्ट से संबंधित है, यानी B1 की कमी से हार्ट को भी प्रभावित होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए टेचिकार्डिया। अब देखिए टेचिकार्डिया किसे कहते हैं, देखिए कार्डिया शब्द यहाँ पे भी लगा है, यानी ये भी हृदय से संबंधित है। तभी देखिए हृदय से संबंधित आपका क्या है, कार्डियोमेगाली, दूसरा टेचिकार्डिया और तीसरा ब्रेन से संबंधित आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें हमारे विटामिन B1 की कमी से ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या होता है ये। तो पहला पॉइंट ये आप देखिए, ये दोनों इसमें नहीं है, ना तो फोटोफोबिया होता है न तो काइलोनाइचिया होती है, ये दोनों B1 की कमी से नहीं होते हैं। अब जानते हैं ये काइलोनाइचिया क्या होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, आपने TGT 2011 के में भी आपने इसको देखा होगा क्वेश्चंस को, इसके साथ साथ नेट में भी काफी बार ये रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो जान लीजिए क्या होता है काइलोनाइचिया। काइलोनाइचिया जो होता है ये आयरन की कमी से नेल संबंधित होने वाला रोग होता है कि हमारा जो नेल होता है ये नेल स्पून यानी चम्मच के आकार के जैसे होने लगते हैं, यानी यहाँ से ये किनारे किनारे से ये उखड़ने लगते हैं, निकलने लगते हैं, एकदम पतले जैसे हो जाते हैं, यानी ये स्पून जैसा चम्मच दिखता है उसके आकार का ये नेल होने लगता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं काइलोनाइचिया। क्या बोलते हैं, इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं काइलोनाइचिया, यानी स्पून नेल, यानी जो नेल होता है वो चम्मच के आकार का हो जाता है। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ये बहुत ही जो नेल होता है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा भी झटके लगने से टूट भी जाता है, रगड़ से भी घिसने लगता है, यानी स्पून के आकार का हो जाता है। और ये जो काइलोनाइचिया होता है ये किसी कमी से होता है, ये हमारे आयरन की कमी से काइलोनाइचिया होता है। और कहीं कहीं पे देखा जाता है कि ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा नेल कभी कभी एकदम ख़राब हो जाते हैं, एकदम निकलने से स्थिति में आ जाते हैं, ये लगातार कमी होती है। और विटामिन C की भी इसका प्रभाव इस पर देखा जाता है। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन C की भी कमी से और आयरन की भी कमी से ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, टेचिकार्डिया किसे कहते हैं। टेचिकार्डिया इसमें जो है ये हृदय के दर में वृद्धि होने लगती है, यानी हार्ट बीट जो होता है। देखिए हार्ट बीट कई कारण से हो सकता है आपका, यानी आपका विटामिन B1 की कमी से भी हो सकता है, कभी कभी मानसिक तनाव की वजह से हो जाता है, कभी कभी अन्य कारण से भी होता है। तो कार्डिया शब्द यानी B1 की भी कमी से है। तो टेचिकार्डिया का मतलब होता है कि हृदय की दर में वृद्धि होना। टेचिकार्डिया का मतलब होता है हृदय की दर में वृद्धि होना, और या हृदय की जो दर होती है ये अनियमित हो जाती है, यानी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसी को बोलते हैं एक शब्द में टेचिकार्डिया। नेक्स्ट पे हम आते हैं कार्डियोमेगैली क्या होता है। कार्डियोमेगैली क्या होता है, इनलार्जमेंट हार्ट, यानी जो हमारा हार्ट होता है क्या होता है, इनलार्जमेंट मतलब साइज में बड़ा होने लगता है। इनलार्जमेंट मतलब कि जो हार्ट होता है हार्ट की साइज लार्ज बड़ी होने लगती है। और इससे क्या होता है, और जब ये हार्ट हमारा कि जो हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो डैमेज होती हैं, और डैमेज यानी खराब होने लगती हैं, उस डैमेज के कारण जो हमारा हार्ट होता है इसकी साइज बड़ी होने लगती है। इसी को एक शब्द में कहते हैं कार्डियोमेगैली। क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगैली। हृदय की दर में वृद्धि होना टेचिकार्डिया है, और हृदय के आकार में वृद्धि होना कार्डियोमेगैली कहलाता है। अब आता है हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मैंने आपको बताया कि हमारे नर्व को भी प्रभावित करता है, हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करता है। तो ये है आपका वीकनेस, नंबनेस, यानी जो हमारा हार्ट हमारा मस्तिष्क होता है ये क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और नमने मतलब शून्यता आ जाती है, यानी कुछ भी यदि आपको पिन भी थोड़ी सी चुभ ही जाए तो आपको प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको कोई उसका रिएक्शन उस पर नहीं होगा। इसी को बोलते हैं शून्यहीनता हो जाना, नंबनेस हो जाना, वीकनेस आ जाना, पेन फ्रॉम नर्व डैमेज। और इससे क्या होता है, हल्की सी भी छूने से दर्द भी होता है।
ये चीज देखिए। अब आई फ्रॉम नर्व डैमेज इन द हैंड्स, देखिए इससे क्या होता है कि जो हमारे हाथ होते हैं और जो हमारे फीट यानी जो हमारे हाथों और पैरों में पाए जाने वाली जो तंत्रिका तंत्र होती हैं वो क्या होती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से शून्यता आने लगती है। इसी को बोलते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी, यानी शून्यता आ जाना किसकी कमी से, B1 की कमी से होता है, जिससे हाथ और पैरों में ज़्यादा देखा जाता है शून्यता का भाव, नंबनेस का भाव। ठीक है, क्योंकि इसी में वीकनेस आने लगती है। तो ये हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लास्ट आता है फोटोफोबिया। क्या है फोटोफोबिया? ये आपके आँख से संबंधित होने वाला रोग होता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही तीव्र रोशनी में आपकी आंखें अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, सहन करने की क्षमता नहीं रहती है, आँख जो है दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा तेज रोशनी में, और ब्लड मतलब जैसे आपका ऐसे ऐसे करने लगता है, ब्लड करने लगता है। और इससे जो होता है यानी आप कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, कोई चीज़ जैसे लगता है धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, ब्लडिंग कर रहा है, कोई चीज़ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से इस अवस्था इस फोटोफोबिया में दिखाई पड़ता है। और सिर में दर्द भी बना रहता है, इसी को बोलते हैं फोटोफोबिया। तो आपका थायमिन की कमी से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, कार्डियोमेगेली होता है और टेचिकार्डिया, ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। जबकि काइलोनैचिया आयरन की कमी से होता है। फोटोफोबिया का सिम्टम्स विटामिन ए की कमी में भी देखा जाता है। तो ये चीजें हो गई पहले क्वेश्चन में। देखिए इतनी चीजें मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, कि हमें जब शोध करते हैं उस समय शोध करने से पहले यानी जब स्टार्टिंग करने से पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता सबसे पहले इन ऑप्शन में पड़ती है, सबसे पहले हम इसमें से क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या चूज करते हैं, इसमें हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, यानी डाटा को एनालिसिस करना और उसका निर्णय लेते हैं, या डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, या रिसर्च का डिजाइन करते हैं। तीसरा है फॉर्मुलेटिंग या रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। चौथा ऑप्शन फॉर्मुलेटिंग या रिसर्च क्वेश्चन, यानी रिसर्च क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से आप पहले कमेंट में बताइएगा, बिना हमारे ऑप्शन पे जाने से पहले। फिर आप जो है देर से सुनिएगा। इससे क्या होगा, यदि आप इस दोनों में क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा फिर वो आपका दूर होगा। यदि आप एग्जाम में फिर इस क्वेश्चन को फेस करेंगे तो निश्चित ही आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं इस चारों जो पॉइंट दिए गए इनको मैं डिटेल करूंगी। इसमें देखिए वाला है पहला क्या है, डी ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग या रिसर्च क्वेश्चंस। देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है, सबसे पहले रिसर्च करने से पहले हम किसी समस्या को लेते हैं, किसी क्वेश्चंस को लेते हैं कि हमारी वाकई समस्या क्या है, किस क्वेश्चंस को हम लेकर के हम रिसर्च को डिज़ाइन करें, रिसर्च को शुरुआत करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस का निर्माण करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमने टॉपिक कौन सा चूज किया है, किस क्षेत्र से संबंधित चूज किया है। सबसे पहले इसका चुनाव किया था, क्योंकि क्या दिया है कि किसकी आवश्यकता पूर्व में होती है, यानी रिसर्च करने की निरंतरता होती है, उसमें शुरुआत करने से पहले किस चीज़ की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है, तो रिसर्च क्वेश्चंस की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे पहला तो मैंने बताया। अब देखिए रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है, तो रिसर्च करने से पहले शोध प्रश्न की यानी रिसर्च क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक इसका हम चुनाव नहीं करेंगे तब तक हम इससे संबंधित न तो टीचिंग मेथड का चुनाव कर सकते हैं, न तो कौन सी विधि से हम डाटा को इकट्ठा करेंगे इसका नहीं चुनाव कर सकते हैं, ना तो एक पूरा रिसर्च की हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना नहीं बना सकते हैं, और ना तो ही हम क्या करते हैं रिसर्च को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चंस को हम चुनाव करते हैं। अब ये जो रिसर्च क्वेश्चन है इसको क्या करते हैं, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये हमारे लिए उपयोगी हो, यानी इस तरह से क्वेश्चन का चुनाव करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिसका कुछ महत्व हो। ऐसे क्वेश्चन ना चूज के जिसका आंसर भी आपको ना मिले, जिससे आपको रिव्यू और लिटरेचर भी ना मिले, यानी आपको उससे संबंधित शोध भी आपका कुछ टॉपिक ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे
अतथ्य चीज़ों को भी ना चुनाव करें कि आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पर मिले भी ना, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन हो उपयुक्त हो, उपयोगी हो और आसानी से उससे संबंधित कंटेंट मिलने वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपका फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। और डीप पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हमारे रिसर्च वाले टॉपिक पे, आप जा सकते हैं अपनी लिस्ट में, वहाँ पे मैंने टॉपिक को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा है प्रिपरेशन प्लान ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन, यानी इसमें बी ऑप्शन है डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन। जब हम रिसर्च क्वेश्चन को हम चूज कर लेते हैं तो रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन क्या होती है, आप देखिए कोई चीज़ क्या करती है, डिजाइन तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं कि हमें जैसे घर बनाना है तो घर के सबसे पहले आप जमीन की, पैसे की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था, जमीन पे आप आर्किटेक्ट के द्वारा आप डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन से कहाँ क्या चीज़ें होंगी। उसी तरह से डिजाइन में आपका क्या होता है कि डाटा को इकट्ठा करना, डाटा कौन सा डाटा होगा, कौन सी विधियों से चुनाव करेंगे, किस प्रकार के रिसर्च का उपयोग करके करेंगे, कौन सी हम परिकल्पना का चुनाव करेंगे, कैसे डाटा का एनालिसिस किस विधियों से करेंगे, सारी चीज़ों का एक खाका तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसी को ही हम रिसर्च और डिज़ाइन कहते हैं, उसी को ही हम रिसर्च और डिज़ाइन कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन फॉर स्टडी, यानी अध्ययन करने के लिए हम क्या होता है कि एक प्लान तैयार करते हैं, प्लान ऑफ एक्शन को तैयार करते हैं, इसी को ही हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये लॉजिकल होना चाहिए, यानी तार्किक होना चाहिए और इसके साथ सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए कि सबसे पहले आप रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए, मेथोडोलॉजी होना चाहिए और रिसर्च का डिस्कशन होना चाहिए, लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। यानी ये लॉजिक हो, सिस्टमैटिक तरीका हो, इस तरीके से हम क्या होते हैं इसको डिज़ाइन करते हैं। और जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ये कैसे होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए रिसर्च डिज़ाइन, वैलिड यानी वो वैध हो, अवैध ना हो, जर्नलाइज का मतलब ऐसे रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाए जो उपयोगी हो, सामान्यता हो, सामान्यीकरण का मतलब हो जो सबके पहुंच तक हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट जो प्राप्त हो, इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं तीसरा कि ये जो हमारा परिकल्पना, परिकल्पना किसे कहते हैं, तो फॉर्मुलेटिंग या रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी रिसर्च हाइपोथेसिस का निर्माण करना, यानी एक साधारण परिकल्पना दो चरों के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी परिकल्पना किसे कहते हैं, परिकल्पना का मतलब हम जो है रिसर्च करने से पहले एक माइंड में एक तैयार कर लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, इसी को हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि ये मे बी इसका जो हम रिसर्च करेंगे, ये परिकल्पना में हम लोग कम से कम 3 से 4 परिकल्पना जो बनाते हैं उससे संबंधित ये हमारा रिजल्ट आ सकता है। यानी एक तरीके से परिकल्पना पहले से रिसर्च करने से पहले बना लेते हैं, या जो आपने टॉपिक लिया है उससे संबंधित किसी ने परिकल्पना बनाया है तो उस परिकल्पना को भी हम लिखते हैं कि ये रिजल्ट भी हमारे रिसर्च में आ सकता है, उसको हम चूज कर लेते हैं। तो परिकल्पना का मतलब होता है कि जो हम पहले से परिकल्पना बना लेते हैं, जो पहले से हम उसको कल्पित रिजल्ट, कल्पित परिणाम को हम बना करके बना लेते हैं, उसी को परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना में होता क्या है, परिकल्पना में क्या होता है, दो चरों के मध्य संबंध को दर्शाने का काम किया जाता है। दो चरों के मध्य क्या संबंध है, कि संबंध है कि संबंध नहीं है, संबंध हो सकता है, इस तरीके से चीज़ों को दिखाने का काम परिकल्पना में किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लूँ कि जैसे हम जो है ऐड देंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तो इसका क्या होगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुंच होगी, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्वीकार करेंगे कि टीवी पे प्रचार आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात ये हमारे लिए उपयोगी है, अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। यानी ऐड करने से डिमांड बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है। इस तरीके से जो ऐड होता है ये हमारा स्वतंत्र चर होता है और इससे बिक्री बढ़ी तो ये हमारा आश्रित चर हुआ। दो चरों के मध्य संबंध को मैंने लिया और उस पे हम संबंध पे उसकी रिसर्च करते हैं, और जो अब एक आपने परिकल्पना दूसरा लिया कि सेल ऐड करने से सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तीसरा लिया आपने कि ऐड करने से सेल में कमी आती है। तो 3 ऑप्शन लिया, अब 3 में से आपका कुछ भी आ सकता है, ये आपने पहले से परिकल्पना बना ली।
परिकल्पना का मतलब होता है दो चरों के मध्य क्या संबंध है, इसका पता करने के लिए पहले से ही रिसर्च करने से पहले जो हम परिकल्पना बना लेते हैं, जो हम सोच लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट आ सकता है, इसी को ही परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए हमारा और परीक्षण योग्य होना चाहिए। इस तरीके से हमें चूज करना चाहिए परिकल्पना को, वेरिएबल्स को। जैसे धूम्रपान करने से फेफड़े का कैंसर होता है, तो धूम्रपान क्या है? धूम्रपान स्वतंत्र चर है। कैंसर क्या है? ये आश्रित चर है। धूम्रपान करने से क्या होता है? कैंसर होता है फेफड़े का। ये हमारे क्या है? पहले से मैंने इसको परिकल्पना बना लिया है। अब इस पर हम शोध करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे और डाटा इकट्ठा करने के बाद उस पे हम देखेंगे जो हमने परिकल्पना बनाया है उससे कहाँ तक हमारा रिजल्ट आ रहा है। जब उससे हम तुलना करते हैं, यदि हमारा वो रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट कि डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर। डिसाइडिंग का मतलब निर्णय लेते हैं, निश्चित करते हैं अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, यानी डाटा का विश्लेषण करते हैं। यानी हमने डाटा को इकट्ठा किया, पहले मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चंस को उसके बाद रिसर्च को डिजाइन कर लिया, उसके साथ मैंने परिकल्पना बना लिया। अब परिकल्पना बनाने के बाद उससे हम डाटा को एनालिसिस करते हैं कि जितना हमारा डाटा इकट्ठा हुआ है उस पे हम भिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करके हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उससे विश्लेषण से ये पता लगता है कि आंकड़ों की जांच की जाती है, सफाई करने का काम कहता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है, फिर बदल किया जाता है, डाटा को ग्राफिकल वे में प्रस्तुत करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाटा एनालिसिस प्रोसीजर। जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसकी विश्लेषण करना, तोड़ मरोड़ करना और उससे सही चीज़ों को इकट्ठा करके उसको प्रस्तुत करना, उसको ग्राफिकल वे में करना और बार डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये होता है हमारा डाटा एनालिसिस। और डिटेल पढ़ना है, मैंने आपको सब पढ़ाया है। उसमें प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, मीन मोड मीडियम क्या है और रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल किया है। वहाँ पर पे हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना होगा तो कमेंट में बताइएगा। और ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर ज़रूर कमेंट बताइएगा, कि आपका एक कमेंट हमारे लिए और भी मेहनत करने के लिए अग्रसर करने का काम करता है। तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।